नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा बहुत जोर से चली कि मुलायम सिंह जी की मृत्यु के बाद आखिर उनको पद्म भूषण पुरस्कार क्यों दिया गया। मुलायम सिंह धरती से जुड़े नेता थे, धरती पुत्र कहा जाता था उनको। और इसमें कोई दो राय नहीं, समाज के दलितों, वंचितों, पिछड़ों, इन सब के लिए मुलायम सिंह ने बहुत काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ मुलायम सिंह के संबंध हमेशा 36 के आंकड़े वाले जैसे रहे। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस उनको हमेशा उनके ऊपर आरोप लगाती रही, हमला करती रही। उन्हें मुल्ला मुलायम सिंह कहा गया। उन्हें कार सेवकों पर गोली चलाने का आरोपी लगाया गया, बताया गया। तमाम जगह आप चुनावी मंच पे आप बड़े से बड़े नेताओं के भाषण सुनेंगे तो मुलायम सिंह पे वो बिल्कुल जहर उगलते हुए भाषण थे। बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। एक बलात्कार वाले मामले में मुलायम सिंह का बयान, कार सेवकों के मामले में मुलायम सिंह का बयान, मुस्लिमों को ज़्यादा प्यार करने का और ज़्यादा उनको संरक्षण देने का मुलायम सिंह पर आरोप क्या-क्या नहीं लगा। और ये सब भाजपा और संघ के लोगों ने लगाया। लेकिन मृत्यु के पश्चात इतना बड़ा पुरस्कार जैसे ही मुलायम सिंह को देने की चर्चा हुई तो राजनीतिक गलियारों में एकदम खलबली मच गई कि जिन मुलायम सिंह को बीजेपी खलनायक बताती थी कि आखिर इतना प्यार क्यों आ गया। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल क्या रहा है, क्या सपा बसपा का कोई अलायंस होगा, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ जाएगी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस होगा, अमित शाह और योगी के रिश्ते कैसे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मैं आज देश के एक बहुत बड़े पत्रकार से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। वो पत्रकार जो उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं। वो पत्रकार जिन्होंने राजनीति के ऊपर दर्जनों किताबें लिखी हैं, दर्जनों शोध किए हैं। वो पत्रकार जो समय की नब्ज पकड़ना जानते हैं, देश के तमाम बड़े टीवी चैनलों में उनको देखा है। तो मैं आज आपकी मुलाकात सीधे मैं अभय दुबे जी से कराता हूं और उनसे हम लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में बात करेंगे। अभय जी, जरा विपक्ष की बात कर लेते हैं। तेलंगाना में केसीआर ने, वहां के सीएम ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें अखिलेश यादव, केजरीवाल और केरल के सीएम और बाकी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। एक गैर भाजपा, गैर कांग्रेस का जो मोर्चा बनाया कि कवायद केसीआर ने शुरू की, इसके राजनीतिक मायने क्या है? देखिए, ये तो सीधे सीधे फेडरल फ्रंट बनाने की कवायद है। हम्म, देखिए, भारत में क्या होता है कि जो पार्टी केंद्र में सत्ता में होती है और अगर वो मजबूती से जमी हुई है और निकट भविष्य में ही उसकी सत्ता से हटने का कोई संभावना नहीं दिख रही है, तो वो पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों के और विपक्षी पार्टियों की सत्ता होती है, उसपे पैर पे पैर रखने लगती है और वो हम्म, राज्यपालों का इस्तेमाल करके करती है। कांग्रेस भी ये हम्म, काम करती थी। हम्म, कांग्रेस तो राज्यपालों का इस्तेमाल करके सरकारें अपदस्थ करती थी, भाजपा ये काम नहीं करती। भाजपा राज्यपालों के जरिए एक समांतर मुख्यमंत्री का राजभवन जो होता है, वो एक समांतर सत्ता का केंद्र हर जगह बन रहा है। चाहे वो दिल्ली के उपराज्यपाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र के उपराज्यपाल, महाराष्ट्र के राज्यपाल हो कोश्यारी साहब, चाहे तमिलनाडु के हों, चाहे पांडिचेरी के हों, सब जगह यही हो रहा है। तो जो राजभवन है, वहां पर राज्यपाल एक तरह से सत्ता का समांतर केंद्र बन जाता है। जब पश्चिम बंगाल में जगदीप धनखड़ साहब जो आजकल उपराष्ट्रपति हैं, वो राज्यपाल थे, तो क्या होता था वहां पे? प्रतिदिन उनकी ममता बनर्जी के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बयान जारी करते रहते थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, इंस्पेक्शन करने पहुंच जाते थे। बिल्कुल वो कार्यकारी, राज्यपाल के पास कार्यकारी अधिकार नहीं होते हैं, वो सारे कार्यकारी अधिकार से संपन्न हो ऐसी कार्रवाइयां करते थे और उनका कोई कुछ कर नहीं पाता था। यहां तक कि मीडिया ने भी उनकी इन बातों की कभी आलोचना नहीं की। मुझे संतोष जी ने बताया, संतोष भारती ने, कि वो धनखड़ साहब मीडिया में अपने पुराने संबंधों का फायदा उठाकर उनको फोन करके उनको खुश रखते थे। तो मीडिया भी उनकी आलोचना नहीं करता था और वो ममता बनर्जी के खिलाफ एक समांतर सरकार चला रहे थे वहां पर। तो ये भाजपा ये सब कर रही है। तो ऐसे में विपक्षी सरकारों के लिए जरूरी हो गया है कि वो एक फेडरल फ्रंट बनाए। आपने जो चंद्रशेखर राव ने कार्यक्रम किया था, उसके भाषणों को अगर आप देखें, चाहे अरविंद केजरीवाल का भाषण देखें, कुछ चंद्रशेखर राव का भाषण देखें, तो आप पाएंगे कि वो सारे के सारे भाषण जो थे वो फेडरल फ्रंट की राजनीति के इर्द गिर्द थे। लेकिन अभय जी, अगर ये इस तरह की पहल होती है तो क्या लगता है इससे तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा? क्योंकि जो नहीं, कांग्रेस की देखिए ऐसा है कि
ये इस तरह की हर पहल अंततः विपक्ष की राजनीति को ही लाभ पहुंचाएगी। ये इस तरह के तीन मुकाम इस तरह के प्रयास 3 मुकामों पे हो रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, जो बार-बार पटना से दिल्ली जाते हैं, टटोलते हैं, वो 2024 के चुनाव में ध्यान में रखकर सब पार्टियों का मन ले रहे हैं, सब नेताओं का मन ले रहे हैं। एक तो ये गतिविधि ये हो रही है। दूसरी गतिविधि चंद्रशेखर राव और ममता बनर्जी के स्तर पे हो रही है, जो फेडरल फ्रंट बनाने की गतिविधि है। तीसरी गतिविधि कांग्रेस के धरातल पे हो रही है, जो वो कश्मीर में सब लोगों को बुला रहे हैं, ज्यादातर लोगों को बुला रहे हैं। तो बाद में जैसे जैसे ये 2023 खत्म होने की तरफ बढ़ेगा और 10 राज्यों के चुनावों के नतीजे हम लोगों के सामने आ जाएंगे, तब ये सब जो विपक्ष गैर भाजपा राजनीति के जो 3 मुकाम हैं, ये कहीं ना कहीं आपस में मिलकर एक विपक्षी एकता, विपक्षी तालमेल की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ये एक मैसेज तो खराब जाएगा कि विपक्षी आपस में लड़ रहा है। बीजेपी तो कहेगी कि ये एक जगह नहीं है। और जहां तेलंगाना में राहुल गांधी ने कहा कि केसीआर बीजेपी की बी टीम है, तो उससे तो खराब मैसेज जाएगा कि भाई ये एकजुट ही नहीं है। देखिए, ये सब तो होता रहता है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होती रहती है। सवाल ये हम इसको किस दृष्टि से देख रहे हैं। किसी ने बयान दे दिया, हम इसके आधार पर तो नहीं अपनी राय बनाएंगे। भाजपा तो इस तरह के बयान देगी ही। कुछ विपक्षियों के बीच में आप परस्पर एक दूसरे की आलोचना भी होगी, एक दूसरे की उपेक्षा भी होगी। कोई किसी को बुलाएगा, कोई किसी को नहीं बुलाएगा, क्योंकि लोगों के हित जो है वो जगह जगह टकरा भी रहे हैं। तो ये सब तो हो ही रहा है, होगा भी। और इसके होते हुए ही विपक्षी एकता निकलेगी। ये मानना कि सब लोग एक ही भाषा बोलेंगे, सब लोग एक दूसरे को गलबैयां डाले रहेंगे, सब एक दूसरे को देख कर मुस्कुराते रहेंगे, किसी की भ्रुकुटी नहीं तनेगी, सबके हित एक जगह मिल जाएंगे, ये थोड़ा ना हो सकता है। भारत में छोटा मोटा बहुदलीय लोकतंत्र थोड़ी ना है, तो कदम कदम पे पार्टी है, कदम कदम पे नेता है। कोई ऐसा मोर्चा बन सकता है अभय जी, जिसमें कांग्रेस भी हो, जिसमें केसीआर भी हो, जिसमें केजरीवाल भी हो, जिसमें अखिलेश भी हो, जिसमें ममता भी हो, नीतीश भी हो? देखिए, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की मात्रा क्या है और उसकी सघनता क्या है, उसकी तीव्रता क्या है, इस पर निर्भर करता है। अगर केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी मामूली हुई तो कोई विपक्षी एकता नहीं बन पाएगी। अगर केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा हुई तो उसका इतना दबाव होगा कि लोग एक हो जाएंगे, चाहे उस एकता की शक्ल कैसी भी हो। ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि मोदी सरकार के प्रदर्शन को आम जनता किस तरह देख रही है, आम लोग किस तरह देख रहे हैं। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में माने अभय जी, तो ये जो सत्ता के खिलाफ बात है, ये किस हद तक, किस लेवल तक है? मुझे तो लगता है कि अभी तो एंटी इनकम्बेंसी मोदी सरकार के खिलाफ कोई बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां मोदी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ इलाके हैं एंटी इनकम्बेंसी काफी कम है। थोड़ी बहुत तो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल कोई पार्टी सरकार में रहती है तो उसके खिलाफ बनी जाती है, हो जाती है। लेकिन मोदी सरकार के पास ऐसी एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए या उसको पलटने की काफी युक्तियां हैं। और मोदी जी खुद भी एक लोकप्रिय नेता हैं, उनके व्यक्तिगत रूप से उनके नेतृत्व के ऊपर कोई बहुत बड़ा आक्षेप नहीं है, लोगों से कोई ऐसे व्यक्तिगत रूप से नाराज नहीं है। उनकी रेटिंग आमतौर पर ठीक ही रहती है मोदी जी की, अच्छी रहती है रेटिंग, 60-65% के ऊपर रहती है रेटिंग। तो वो ऐसी रेटिंग है जिसमें हमेशा चुनाव जीतने की संभावना उनके व्यक्तित्व के कारण बनी रहती है। ऐसी हालत में, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, यानी अभी 2023 आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे एंटी इनकम्बेंसी की अभिव्यक्तियां और तीखी होंगी। लग रहा है कि ये और बढ़ेंगी, मतलब इस हद तक बढ़ जाएंगे कि विपक्ष एकजुट, डर के मारे एकजुट हो जाए? कह नहीं सकते अभी। मैं ये कहने के लिए तैयार नहीं हूं कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो विपक्ष मजबूर हो जाए एक होने के लिए। लेकिन कोई कुछ नहीं कह सकता है कि भाई आपका आखिरकार परिणाम क्या होगा, महंगाई बेरोजगारी की क्या हालत होगी, तेल के दाम कितने होंगे, कैसे होंगे, और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कैसी होगी, पाकिस्तान के साथ संबंध कैसे होंगे, क्या बालाकोट स्ट्राइक जैसा कोई मुद्दा सरकार के हाथ लग जाएगा, चीन के साथ जो भारत सरकार की जद्दोजहद चल रही है, उस जद्दोजहद में चीन कोई ऐसा काम कर देगा इससे सरकार सांसद में फंस जाए या सरकार चीन को नीचा दिखा पाएगी। इन बातों के बारे में कौन भविष्यवाणी कर सकता है? एक कल अप्रत्याशित घटना हुई अभय जी की, जिन मुलायम सिंह यादव के ऊपर, वो कार सेवक के ऊपर गोली चलाने वाला हत्यारा
इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती थी, कहती थी लड़के हैं, लड़कों से गोल गलती हो जाती है। मुलायम सिंह को पद्म विभूषण दे दिया गया। ये क्यों हुआ? इसके पीछे क्या कोई राजनीति थी? मुलायम सिंह की राजनीतिक महत्व को देखते हुए दिया गया या कुछ यूपी के चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिया गया? देखिए, ये एक विडंबना है कि जिस व्यक्ति के साथ मोदी जी के व्यक्तिगत संबंध खराब नहीं थे, और आपको ध्यान होगा कि मुलायम सिंह जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने चुनाव से पहले ही संसद में खड़े होकर मोदी जी को संभावित जीत की बधाई दे दी थी। फिर वो जब चुनाव मुहिम के दौरान अमित शाह से एक बार मिले थे, 2014 का जब चुनावी मुहिम चल रही थी, तो जब अमित शाह से मिले थे तो अमित शाह ने एक हवाई अड्डे पर उनसे कहा कि मोदी कि भाई हम इतनी इतनी सीटें जीतने जा रहे हैं, तो मुलायम सिंह ने कहा नहीं नहीं, आप इससे भी ज्यादा जीतेंगे। तो हमें आपको ये सब बातें पता है, तो इसके बावजूद भी उनके जीवन में उन्हें नहीं दिया गया पद्म पुरस्कार। अब उनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दे दिया गया है। तो इससे हो सकता है, देखिए, अब मुलायम सिंह जी पिछड़ी जातियों के तो नेता थे ही, पिछड़े वर्गों के, लेकिन यादव जाति के विशेष तौर पे नेता थे। अब भारतीय जनता पार्टी को यादवों में भी अपना प्रभुत्व बढ़ाना है। ऐसा तो है नहीं कि वो चाहती नहीं है कि यादव उन्हें वोट न दे। ये ठीक है कि यादवों के खिलाफ एक बड़ी गोलबंदी भाजपा ने 2017 के चुनाव में की थी। 3 जात के खिलाफ सब जात, और 3 जात वो थी मुसलमान, जाटव और यादव। तो वो फिर से, लेकिन कुछ ना कुछ तो भाजपा करेगी ही उसमें। अभय जी, एक चर्चा तो बहुत चलती है कि दिल्ली में अमित शाह जी के बीच में और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहूं कि यूपी को दिल्ली सरकार परेशान करती रही है। राजनीतिक अर्थों में अमित शाह, मोदी और योगी, इनके रिश्ते और योगी के महत्व को किस तरह से देखा जा सकता है? देखिए, बहुत पिछले चुनाव से बहुत पहले बहुत सी चर्चाएं मैंने सुनी थी, और हम सब लोग इन चर्चाओं की रोशनी में, ये चर्चाएं ऐसी इतनी ज्यादा थी कि हम लोगों की जो समीक्षा थी उसको भी प्रभावित करती थी, और हम लोग उसके आधार पर तमाम तरह तरह के कयास लगाते थे। लेकिन देखिए, सब ये गलत साबित हुई। और फिर से अगर हम इन चर्चाओं को अगर हवा देंगे और इन चर्चाओं को गंभीरता से लेने लगे, इनमें कोई तथ्य तो होता नहीं है। ये सब अफवाहबाजी, और किसी ने भौंस आंख से ये इशारा कर दिया, किसी ने फलानी बात कह दी, वो वहां पर नहीं था, बुलाया गया नहीं, इस तरह के कयासों से निकाले जाने वाले अर्थ और तात्पर्य है जो हमारे मन के, हमारी इच्छाओं के मुताबिक होते हैं। अगर हम भाजपा के समर्थक हैं तो हम इन चीजों को नजरअंदाज कर देंगे, अगर हम भाजपा के आलोचक हैं तो इनसे बड़े बड़े मतलब निकालने लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनको ज्यादा हमें गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए, गांव बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी जगह है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो लगातार दूसरा कार्यकाल उसका चल रहा है, उसको रन डाउन करना या उसको कमतर बता के भाजपा को कुछ हासिल नहीं होने वाला, नुकसान ही होगा भाजपा को। तो कोई भी व्यक्ति, थोड़े बहुत मतभेद हमेशा रहते हैं राजनीति में, बहुत सी हो सकती है कि मुख्यमंत्री के ऐसे बहुत से काम हो जो कि आला कमान को पसंद नहीं आए हो, या आला कमान जिस तरह चाहता हो मुख्यमंत्री उस तरह ना काम कर पा रहे हो, लेकिन इस आधार पे वो कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेंगे जो मुख्यमंत्री के खिलाफ जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगला लोकसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में यही मुख्यमंत्री होंगे और यही भारत के गृह मंत्री होंगे, और लोकसभा चुनाव इसी तरीके से लड़ा जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं अभय जी। एक चीज और, कि उत्तर प्रदेश में क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी पिछला जादू दोहरा पाएगी, या कोई नया जातीय गठबंधन नीतीश के आने के बाद पिछली जातियों की गोलबंदी आप खास तौर से उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं? देखिए, भाजपा के साथ में जो समुदाय पिछले लोकसभा चुनाव में थे, इस बात का कोई संकेत नहीं है कि उन समुदायों ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है। राजभरों ने और पिछड़ी जातियों ने, दूसरी पिछड़े समुदायों ने इस बार अखिलेश यादव को अच्छा वोट दिया था, ये भाजपा भी स्वीकार करती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में वोटर अलग तरीके से सोचता है। मुझे नहीं लगता कि जिन राजभरों ने भाजपा को वोट पिछले चुनाव में दिया था, उतना ही राजभर भाजपा के खिलाफ फिर वोट देंगे, या मुझे लगता है यादव वोट भी उस तरीके से समाजवादी पार्टी को उतने वोट नहीं देंगे जितने पिछले विधानसभा चुनाव में दिए थे। लोकसभा चुनाव में भाजपा को कुछ यादव वोट भी पहले के मुकाबले ज्यादा मिलेंगे, और राजभर वोट भी भाजपा को पहले के मुकाबले ज्यादा मिलेंगे, बशर्ते, मैं फिर कहता हूं, कोई बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी न पैदा हो जाए। यही बड़ा मामला है।
उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है, और क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या बसपा और कांग्रेस एक गठबंधन के रूप में जाएगी? कुछ नहीं कह सकते। देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी तो बहुत बुरी हालत में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार जो है वो भाजपा की तरफ खिसक गया था। भाजपा खुद स्वीकार कर रही है इसको। भाई, जाट वोटों में जो कमी आई उसकी पूर्ति जाटों वोटों से की गई, हुई, मतलब की गई, हुई। और मायावती ने ऐसा होने दिया। उसका मैकेनिज्म क्या था ये हमें किसी को नहीं पता है। आखिरकार वो कौन सा मैकेनिज्म था इसके जरिए ये वोट ट्रांसफर हुआ, ठीक बात है, किसी को किसी नहीं को नहीं। पता है इसके बारे में। केवल हम लोग कयासबाजी कर सकते हैं। हुआ तो बिल्कुल जादू जैसा काम था। और भाजपा के लोग इस बात को कहते थे कि ऐसा होगा। हाँ, बीजेपी के लोग तो मानते थे ये बात को। बीजेपी के लोग मानते थे कि ऐसा होता। हम लोग नहीं मान रहे थे कि ऐसा होगा। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, हाँ, वो सहमत मान हूँ। रहे थे तो उनकी बात सही निकली। हाँ, ठीक बात है। लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या है अभी तक हमें नहीं पता है। हम हाँ, ये तो हम पता लगा लेते हैं कि भाई मायावती ने किस डर से ऐसा होने दिया होगा, लेकिन ये हुआ कैसे, हम्म। तरीका क्या था, तरीका क्या था, तरीका क्या ये था, पता। ये नहीं पता है। हाँ। हम्म। तो अभी भी वो सामाजिक दृष्टिकोण से वो कभी भी कुछ भी हो सकता है उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ जो सामाजिक गठजोड़ थे वो विधानसभा चुनाव में जो सामाजिक समुदाय भाजपा के साथ थे वो लोकसभा चुनाव में उसके मुकाबले ज्यादा भाजपा के साथ रहेंगे, हाँ। ऐसा मेरा मानना है। हम्म। अच्छा, आपको लगता है कि देश में सबसे बड़ी भूमिका इस बार भी उत्तर प्रदेश ही तय करेगा? वो तो करेगा ही थे। अगर देखिए, भाजपा उत्तर प्रदेश में 80 में से अगर 50-55 सीटें जीत सकती है तो वही बात हो जाएगी जो पिछली बार हुई थी। बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। बिल्कुल वैसी हो जाएगी। शुक्रिया, शुक्रिया अभय जी, आपने अपना समय दिया। हम बहुत जी। बहुत आभार आपका। बहुत सारी राजनीतिक दृष्टिकोण आपसे देखने को, समझने को मिलते हैं। थैंक जी। यू, थैंक यू। आप सुन रहे थे अभय दुबे जी को, और हम चर्चा कर रहे थे उनसे राजनीतिक दृष्टिकोण की। हमको यकीन है कि आपको ये परिचर्चा पसंद आई होगी। अपनी राय से कमेंट बॉक्स में जरूर अवगत कराइएगा, अपना सुझाव दीजिएगा कि आपको कैसी रही परिचर्चा। शुक्रिया, धन्यवाद।